नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा भी आपके सामने है। इस वक्त न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जहां पर हमास को एक बड़ा झटका लगा है। इजरायली हमले में हमास चीफ की मौत हुई है। हमले में हमास चीफ याहवा सिनवार को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल ने इसकी पुष्टि की है और इजराइल पर किए हमले का मास्टरमाइंड था यह, जिसे बदला पूरा किया है और ये माना जा रहा है कि ये इजराइल का बदला है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हमास के चीफ को मार गिराया है। लगातार दोनों देशों के बीच, दो नहीं बल्कि जो ईरान की तरफ से 3 से 4 देश हैं वो एक तरफ से लगे हुए हैं, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ पर हमास चीफ की मौत हुई है। तो बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था इजराइल पर, उसका मास्टरमाइंड ये बताया जा रहा है हमास चीफ याह्या सिनवार, जिसको अब इजराइल ने मार गिराया है। और आपको बता दें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बताया है। और याह्या सिनवार की मौत की अगर बात की जाए तो हमास का ये चीफ था जिसने इजराइल पर हमला करवाया था 7 अक्टूबर 2023 में। तो इजराइल हमले का बड़ा मास्टरमाइंड याह्या सिनवार की मौत हो चुकी है और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला हुआ था, जिसकी अब बात की जाए तो 1200 इजरायली नागरिक जो है उस हमले में मारे गए थे। और अब हमास का चीफ जो है वो मारा गया है, उसकी मौत जो है वो हो चुकी है और इजराइल पीएम नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की है। और साफ तौर पर इजराइल ने कहा था कि बदला जो है वो लिया जाएगा और वो बदला ये लिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेतन्याहू की स्टेटमेंट जो है वो सामने आई थी, जहां पर उसने कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया है। तो साफ तौर पर इजराइल की ये बड़ी कार्रवाई, जहां अभी भी लेकिन ये कहा है कि लेकिन जंग जो है वो जारी है, तो ये बड़े बयान जो है सामने आ रहे हैं। बिल्कुल 16 आईडीएफ ने हमला किया था और इस हमले में हमास का चीफ मारा गया है। ये स्टेटमेंट अब खुद प्रधानमंत्री ने दी है। रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला हुआ और उस हमले के दौरान हमास के चीफ को मार गिराया गया, जो 2023 में इजराइल पर हुए हमले का एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। जो हमास की तरफ से पहला हमला था इजराइल पर, उसका ये मास्टरमाइंड माना जा रहा था। और पता चला इनमें से एक याहवा सिनवार भी है। जब हमला किया गया, रूटीन हमला किया गया, तो उसमें पता लगा कि वो भी उसमें शामिल है। सोशल मीडिया पर इसके फोटो भी वायरल हुए, लगातार वो फोटो वायरल हो रहे हैं और उसके आधार पर अब इजराइल ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो देखिए आपके सामने भी ये तस्वीर है, ये वही हैं जो हमास की कमान संभाल रहे थे, हमास की चीफ था, लेकिन इसे फिलहाल मार गिराया गया है, जो इजराइल ने कहा है। और नेतन्याहू ने यह कहा है कि हमने हिसाब चुकता कर दिया है। 2023 में जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, उसको लेकर ये हमला, ये बदला जो है वो बताया जा रहा है। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करोड़ी सिंह जी, कैसे देखते हैं हमास के जो चीफ हैं उसको मार गिराया गया है? देखिए, ऐसा है कि हमास के जो राजनीतिक रणनीतिकार थे वो तो हानिया थे, उसको पहले ईरान में मार गिराया था। ये सैन्य रणनीति बनाने में याह्या सिनवार नेतृत्व कर रहे थे हमास का शुरू से ही। तो इस रूप में हमास के राजनीतिक नेतृत्व को और सैन्य नेतृत्व को तो इजराइल ने खत्म कर दिया। लेकिन इजराइल का ये कहना कि हमने बदला ले लिया है, क्या इसके बाद शांति हो जाएगी, ये क्वेश्चन जो आप और हम बाहर देख रहे हैं स्थिति उनके दिमाग में है। क्योंकि शांति के लिए तो दो चीजें एक साथ होना, दो में संतुलन बैठाना है। एक तो इजराइल के जो सुरक्षा संबंधी सरोकार हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, और दूसरा जो पैलेस्टाइन पब्लिक है उनके जो राष्ट्रीय अधिकार हैं, नेशनल राइट, उनको कैसे इंश्योर किया जाए। इन दोनों में संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल है। और संतुलन बनाने के लिए सैन्य गतिविधियों से, सैन्य कार्रवाई से संतुलन नहीं बनेगा। ये दो चीजें हैं, इनमें संतुलन बनाने के लिए तो बातचीत ही हो सकता है। और जब प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं हो सकती तो किसी को मध्यस्थता करनी चाहिए। मध्यस्थता के जो प्रयास, बिल्कुल करोड़ी जी, मैं उसी सवाल पर आना चाहता था नहीं रहे हैं कि आखिर कब तक ये बदले हमले चलते जाएंगे, हमले और बदले चलते जाएंगे, कब तक ये हमला और फिर से बदला लिया जाएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े लेवल पर
इस पर बातचीत होनी चाहिए, दोनों देशों के बीच एक आम सहमति बने, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी और देशों को नुकसान ना हो। क्या बातचीत होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए इजराइल को सुरक्षा का तो अधिकार है, अपनी सुरक्षा इंश्योर करने का तो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को भी बिल्कुल इग्नोर कर देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बिल्कुल नहीं मानना, और जो राहत कर्मी हैं उन पे भी अटैक करना, तो ये जो इजराइल का एटीट्यूड है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो इजराइल के सुरक्षा के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे रहा है, लेकिन इजराइल का जो एडामेंट वाला एटीट्यूड है, हठधर्मिता है, उससे कैसे डील किया जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बनके एक साथ होकर दबाव डालना चाहिए। अमेरिका की ऐसी मजबूरी है कि इजराइल के साथ खड़ा होना है, घरेलू राजनीति की वजह से भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी इजराइल का समर्थन करना जरूरी है। तो अमेरिका की तो मजबूरी है, लेकिन यूरोपीय देश हैं वो इजराइल को लेके कुछ सीमा तक आलोचना कर रहे हैं कि इजराइल को इस सीमा तक नहीं जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कुछ लेना चाहिए, करना चाहिए, इसके साथ अमेरिका को भी अपना जो प्रभाव है उसको यूज करना चाहिए। अमेरिका अपना प्रभाव को जमाना चाहता है। दो देशों के बीच बीच कोई तनाव बढ़ता है तो अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, अहम भूमिका होती है, क्योंकि ताकतवर देश है, तकनीक से लैस ये पूरा देश माना जाता है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, तो कैसे दोनों देशों के बीच एक सहमति बन सकती है जो एक पावरफुल देश इजराइल के साथ खड़ा है? देखिए, यही तो जटिलता है, शांति कैसे स्थापित हो, क्योंकि पावरफुल देश है, उसमें घरेलू राजनीति में तो ऐसी लोबी हैं जो हथियार बनाती हैं, हथियार बेचती हैं, तो वो दबाव डालती हैं कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए। ठीक है, फिर वहाँ पे जो इजरायली लोबी है जूस की, उसका प्रभाव है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम अगर शांति की बात करते हैं या जो शक्तिशाली देश हैं वो अगर शांति की बात करते हैं तो उनको पहल करना चाहिए। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि अगर शांति स्थापना का प्रयास करेंगे तो अमेरिका का वर्चस्व दुनिया से कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रणनीति बनाता है तो उसके सामने चीन होता है, रशिया होता है, या दूसरे जो प्रभावशाली देश हैं जो एस्पायर कर रहे हैं दुनिया को नेतृत्व देने के लिए। तो अमेरिका का जिस तरह से कैलकुलेशन है वो यह है कि आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके हथियारों बेच के भी हथियार बना के ही दुनिया पे वर्चस्व बना के रख सकते हैं। शांति के द्वारा, विकास के द्वारा दुनिया पे वर्चस्व नहीं हो सकता, ऐसी अमेरिका की रणनीति है। तो अमेरिका को इस तरह की रणनीति बदलना चाहिए, विकास और शांति की रणनीति और शांति का जो मैसेज है वो देना चाहिए अमेरिका को। लेकिन अमेरिका की मजबूरी यही है कि नेतृत्व को चुनौती मिल जाती है उसको, तो अमेरिका अपना वर्चस्व और नेतृत्व बनाए रखना चाहता है। लेकिन करोड़ी जी, भारत ने जो कूटनीतिक रिश्ते बनाए हैं पिछले कुछ सालों में, उससे भारत ने एक अलग छवि और पहचान बनाई है। भारत जहां पर भी कूदता है तो वहां पर बुद्ध पर चलने वाला एक संदेश भी सामने आता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े मंचों से इसको साझा भी किया है। क्या ये एक रास्ता हो सकता है? देखिए, भारत ने अपना दृष्टिकोण तो रखा है, लेकिन भारत ने जो दो प्रमुख संकट हैं, यूक्रेन का और जो इजरायली पैलेस्टाइन का, दोनों में ही अभी तक कोई रणनीति बना के या कोई प्रस्ताव बना के दुनिया के सामने नहीं रखा है। भारत एक लोकाचार के रूप में, सद्भावना के रूप में ये कहता है कि कूटनीति और संवाद से ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए, सेना का युद्ध नहीं होना चाहिए, हथियारों का युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत ने अभी तक कोई प्रस्ताव बना के प्रस्तुत नहीं किया है, और उस दिशा में भारत जाएगा नहीं जाएगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत अगर जाएगा तो भारत को ऐसा लगता है कि भारत एक तरह के कंट्रोवर्सी में पड़ जाएगा, क्योंकि जिसको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भारत युद्ध को रोक के इस देश का थोड़ा नुकसान हो जाता है उससे, तो वो देश नाराज। ठीक है करोड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार बनते ही एक्शन में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जल्द ही मुख्यमंत्री की पीएम मोदी से मुलाकात होगी और मुलाकात में ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, क्योंकि चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा भी
पूर्ण राज्य का दर्जा था और उसको लेकर अभी फिलहाल जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, इस कैबिनेट में स्टेटहुड का मामला गरमाया है और स्टेटहुड को लेकर कैबिनेट में अपना प्रस्ताव भी पास कर दिया है और अब ये जम्मू कश्मीर से सीधे दिल्ली का रुख करेगा, जहां से इस पूरे मामले की चाबी चलाई जा रही है। और क्या इस चाबी से अब यहां का ताला जो है वो खुलेगा? क्या जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहुत जल्द बहाल होगा? क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें कहीं ना कहीं सुनवाई करने के लिए मान गया है। अब देखना होगा कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर किस तरह से अभी जम्मू कश्मीर की सरकार आगे काम करती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गौहर साहब जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहली कैबिनेट और सीधे स्टेटहुड। गौहर साहब, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। पहली कैबिनेट की बैठक और स्टेटहुड का मुद्दा गरमा चुका है। देखिए, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट लाइंस पर ही था कि जब उमर अब्दुल्ला टेक ओवर करेंगे तो पूर्ण राज्य यानी फुल स्टेट का मुतालबा उनकी तरफ से होगा और ये एक सिस्टम एक है। अगर आपने स्टेटहुड को रिस्टोर करना है तो आपकी कैबिनेट जो है वो आपका प्रस्ताव माने, उसको पास करें, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो असेंबली के अंदर भी एक रेजोल्यूशन इसी तरीके से होगा, वो पास होगा, फिर दिल्ली तक चला जाएगा और दिल्ली में ये सारी चीज़ें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल जो अभी हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, चूँकि अभी आधिकारिक तौर पर न तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी की तरफ से इस तरीके की बात सामने आई है और ना ही जो सूचना विभाग है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने कोई बात इसमें कही है। लेकिन हमारे कंफर्म सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कल जब पहली बैठक हुई थी तो उमर अब्दुल्ला ने, जिसमें सभी मंत्री बैठे थे, उमर अब्दुल्ला था चीफ सेक्रेटरी थे, तो उसमें कुछ मुद्दे जब डिस्कस किए गए तो उसमें ये रेजोल्यूशन जो है, ये करारदाद जो है, ये प्रस्ताव जो है उसको पढ़ा गया और सभी लोगों ने इस पर सहमति दी कि हाँ, हमने स्टेट की तरफ से ये डिमांड रखनी चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करना चाहिए कि हमें स्टेट को वापस रेस्टोर किया जाए उसी तरह पर जो 5 अगस्त 2019 से पहले स्टेट थी, यानी उस पैटर्न की स्टेट को वापस मांग रहे हैं। अब इतला ये है कि जहां कल ये डॉक्यूमेंटेशन हुई है, ये करारदाद, ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब इसको लेकर उमर जो है वो दिल्ली चले जाएंगे और उमर प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड लाइन्स है विद इन दिस वीक, नेक्स्ट वीक जो है उमर की शेड्यूल मीटिंग होगी और मीटिंग में जहां जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर बात जरूर होनी है और फिर साथ साथ ये पूर्ण राज्य यानी पूरा स्टेट का हुड मिल जाए, स्टेट हुड मिल जाए, इस पर भी जो वहां पर चर्चा होगी। इस तरीके का प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है और ये 1-on-1 मीटिंग जो होगी, ये पहली मीटिंग होगी 5 अगस्त 2019 के बाद, जब उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करके वापस आएंगे। ठीक है, तो क्या आप उमर अब्दुल्ला का जो नर्म लहजा दिखा चुनाव परिणाम आने के बाद, सरकार जब बनी, एक नर्म लहजे के साथ उन्होंने कदम उठाए, उन्होंने कहा कि सरकार के साथ तालमेल जरूरी है, केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्या ये एक नतीजा हो सकता है स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को मिल जाए? देखिए, अगर ये स्टेट भी होती तब भी हम यूनियन के साथ लड़ाई लेकर कोई चीज़ हासिल नहीं करते। हमारी जो ट्रैक हिस्ट्री है, जब भी यहाँ पर गवर्नमेंट्स बनी है, उन्होंने हमेशा एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में काम करने की कोशिश की है दिल्ली के साथ। दिल्ली में जो भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, चाहे वो कांग्रेस रही है, चाहे वो जनता पार्टी बीच में कुछ देर के लिए रही, फिर बीजेपी आई, तो हर जगह पर एक कॉर्डियल रिलेशंस बनाने की कोशिश की गई है। और उमर ने जब से टेक ओवर किया एज ए चीफ मिनिस्टर, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक लाइट विजन लेकर आगे, एक बड़ा विजन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। दो चीजें बड़ी क्लियर उनकी तरफ से की गई, एक ये कि हम कोई भी टकराव का रास्ता अडॉप्ट नहीं करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा, जम्मू कश्मीर के हित का नुकसान होगा और जम्मू कश्मीर और पीछे चला जाएगा। दैट मीन्स वो चाहते हैं कि दिल्ली की तरफ से भी दिल बड़ा हो और जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हैं उन्हें हल किया जाए ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अब सबकी नजरें होंगी जब उमर अब्दुल्ला और प्राइम मिनिस्टर के बीच मीटिंग होगी, लेट इट बी ऑन नेक्स्ट वीक। अगर ये मीटिंग सेट हो जाती है, मीटिंग शेड्यूल हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज होगी उमर अब्दुल्ला की, वो मैटर करेगी कि क्या ये मामला छोटा है, जल्दी में निपटना है, या ये मामला बहुत ज्यादा खींचेगा। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से जब आप देखेंगे तो स्पीकर, जब हमारे असेंबली का मामला देखते हैं तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो पुराने कानून थे, 5 अगस्त 2019 से पहले कानून थे, उसी कानून के तहत फिलहाल असेंबली चलेगी जब तक नए कानूनों को बनाया जाएगा। लॉ बुक को नए तरीके से बनाना है असेंबली का और उसके लिए स्पीकर अपॉइंट करेगा ग्रुप ऑफ एमएलएज, वो अपनी तरह से रिकमेंडेशन देंगे, फिर वो एलजी साहब के पास जाएंगे, फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो एक तरफ से मुझे वो लग रहा है कि वो प्रोसेस
प्रोसेस भी चल रहा है कि अगर यहाँ से लंबा खींचा तो हमारी असेंबली कैसे चलेगी, सिस्टम कैसे चलेगा। और दूसरी तरफ से उमर का जो प्रस्ताव वाली खबर है, अगर इसको हम 100% सही और एथेंटिक माने तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जो पॉलिटिकली देखी जाएगी इस गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इसी में एक और बात सामने आती है कि पहले भी जब यहाँ पर इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान दिया गया, चाहे प्रधानमंत्री उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया कि राज्य का दर्जा दे दिया गया है। ये बात सामने आई है कि मिलेगा जरूर। अब जो चीज कही है कि दी जाएगी उसको वापस बार बार मांगने का क्या फायदा। तो क्या कुछ लगता है अब जब अगले हफ्ते मीटिंग होगी तो किस तरीके से तालमेल जो है वो बैठ सकते हैं? देखिए, दिया जाएगा ऑन प्रॉपर टाइम। इसका पूरा अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी कहा गया, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से कहा गया, तो हम स्टेप बाय स्टेप वहां की ओर ही है। पहले डिलिमिटेशन हुआ, फिर वोटर लिस्ट अपडेट हुए, फिर चुनाव हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट का यह काम था कि वो एक प्रस्ताव सामने रखे और केंद्र से ये मांग करे कि देखिए हमें पूर्ण राज्य चाहिए, वो राज्य जिसका आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वादा किया है। जो मेरे सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि यही चीज और यही लैंग्वेज लिखी गई है उस रेजोल्यूशन में और यही रेजोल्यूशन लेकर उमर अब्दुल्ला वहां पर जाएंगे। यानी ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश उमर और फिलहाल एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में मंत्रियों को सौंपे विभाग। एक बड़ी जानकारी, सुरेंद्र चौधरी को 5 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि कम मंत्री हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी। सकीना इट्टू, जावेद राणा और जावेद को भी जिम्मेदारियां दी गई है। सतीश शर्मा को 7 विभागों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। एकदम से सारे मंत्री एक्टिव मोड में नजर आए और अब जो है उनके पोर्टफोलियो भी उनको दे दिए गए हैं, यानी अपने अपने विभाग बांट दिए गए हैं और अब सभी मंत्रियों के सामने उनके कंधों पर उनके विभागों का जोर होगा, दबाव होगा, उनके विभागों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और इस जिम्मेदारी को कैसे आगे निभाया जाएगा ये बेहद दिलचस्प है जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त की परिस्थितियां पहले के मुकाबले कुछ अलग नजर आ रही हैं। हमारे साथ गौहर साहब बने हुए। गौहर साहब, विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है, हालांकि 4 ही मंत्री हैं और उन सबके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। ये 5 मंत्री हैं और 5 मंत्रियों को विभाग जब आप देखेंगे तो बड़े सोच समझकर उमर अब्दुल्ला ने यहां पर भी मूव किया है। जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी साहब, उन्हें पब्लिक वर्क्स, जिसे रोड्स एंड बिल्डिंग्स कहते हैं, तो एंटायर नेटवर्क का सिस्टम उनके हाथ में थमा दिया है। इंडस्ट्री, जहां पर यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में आ रही है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यानी बिजनेस वाला हब भी यहीं पर दिया गया, यहीं से चला जाएगा। माइनिंग, जिसको लेकर काफी हाहाकार मचा हुआ कि हमारी माइनिंग है जी वो प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, अब सुरेंद्र चौधरी साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो लोकल राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, एक बड़ा सवाल होगा, वो भी उनके पास दिया गया है। फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट। लेबर एम्प्लॉयमेंट में मैं ज्यादा नहीं मानूंगा, लेकिन स्किल डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण विभाग है जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब भी काफी माइन्यूटली देखते हैं और ये वही विभाग है जिसने लास्ट टाइम से लेकर अभी तक यानी 2019 से पहले से अभी तक बहुत सारा काम ग्राउंड पर किया है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, और अगर इसको प्रॉपर्ली चैनलाइज किया गया एंटायर जम्मू कश्मीर को इसका फायदा होगा। फिर आप देखेंगे सकीना इट्टू, जो एक ही वुमन मिनिस्टर हमारे पास है, तो उनके विभाग बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डॉक्टर रही है, एमबीबीएस डॉक्टर है वो, तो हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन दोनों इनको दे दिए गए हैं। फिर स्कूल एजुकेशन यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम उनके पास चला गया है, हायर एजुकेशन भी उनके पास चला गया और साथ साथ एक महत्वपूर्ण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इन्हीं को दे दिया गया है। फिर जावेद राणा जो पुंछ राजौरी को बिलोंग करते हैं, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट, पहले आरएंड भी जम्मू के पास था, अब जल शक्ति भी जम्मू के पास है। तो ये समझ लीजिएगा कि उमर साहब ने किस तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन मतलब की है। इसमें भी गौर साहब देखा गया होगा फॉरेस्ट जिसको लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें जम्मू प्रोविंस की है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल चूंकि जावेद राणा ट्राइबल को बिलोंग करते हैं तो मिनिस्ट्री भी इन्हीं को दे दी है। चलिए भाई साहब आप आए और जम्मू कश्मीर की ट्राइबल के नुमाइंदगी भी बनी है और साथ साथ काम भी करें। जावेद डार जो नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए बड़ा अहम है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, जहां आरएंडबी कश्मीर प्रोविंस में आया वहां रूरल डेवलपमेंट जम्मू प्रोविंस में दिया गया। बैलेंस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहां पर। फिर इलेक्शन और कोऑपरेटिव वो ज्यादा है नहीं। फिर जब आप सतीश शर्मा को देखेंगे जो पहली बार वजीर बने हैं, तो उन्हें फूड सिविल सर्विसेज, कंज्यूमर अफेयर, सीएपीडी डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स, एआरआई एंड ट्रेनिंग्स दे दी गई हैं। तो कुल मिलाकर बाकी रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो उमर अपने पास रख रहा है, तो कुल मिलाकर एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी सीएम के कांधों पर भी है, जावेद राणा के कांधों पर भी आ चुकी है।
तो क्या इस बात का पूरा ध्यान रखा गया होगा कि कैसे जम्मू को रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंटेशन दे दी, डिप्टी सीएम यहाँ से बना दिया, उसके अलावा 2 मंत्री भी बनाए गए। क्या उसके आधार पर ही पोर्टफोलियोज को भी बांटा गया होगा, पूरा बैलेंस करके कि ठीक है जम्मू को नाराज नहीं करना है, जो विभाग महत्वपूर्ण है वो जम्मू को भी दिए जाएंगे? देखिए बिल्कुल बैलेंस बहुत ज़्यादा इसमें है। और जो अफवाहें और जो खबरें पहले हम देख रहे थे कि जम्मू का एक मेजर वर्डिक्ट जो है जी वो सरकार से बाहर है, तो सबको ये लग रहा था कि हाउ इट बिकम पॉसिबल कि आप जम्मू के सेंटिमेंट्स, एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस को भी रखेंगे। तो ये जो कैलकुलेटेड मूव उमर की तरफ से हुआ, उसने जम्मू की एस्पिरेशंस, जम्मू की उम्मीदों को भी ध्यान में रखा, साथ साथ कश्मीर को भी लेके चलने की कोशिश की। और जिस तरीके से विभागों का बंटवारा किया गया कि ये मंत्री ये देखेगा, ये मंत्री ये देखेगा, उससे भी ये साफ लग रहा है कि उमर के सामने जो विजन है, जो मसले हैं, जो मामलात हैं, उनका बीच का रास्ता लेकर उसने चलने की कोशिश की। न जम्मू को ये लगा कि हम आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, न कश्मीर को लग रहा है कि हम आउट ऑफ सिलेबस हैं। अभी तक जो केंद्र सरकार ने बात अपनी रखी है या जो तालमेल रखा है, क्या ये माना जा सकता है नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह और उमंग के साथ अब इस नए जम्मू कश्मीर की सरकार आगे चलेगी? क्योंकि दोनों तरफ एक प्रॉपर बैलेंस नजर आ रहा है, चाहे वो राज्य अभी ये कहना मुश्किल है। अभी वो शायर है क्या बड़ा इंपॉर्टेंट के अभी तो इब्तिदाई इश्क के आगे आगे देखिए होता है क्या, इम्तिहान के मरहले अब शुरू हो जाएंगे। और ये नेक्स्ट 3 से 4 महीने जो है ये बड़े क्रूशल है। जब तक आपका बजट नवंबर, जब आप दिसंबर जनवरी में बजट सेशन ले आते हैं, तब तक ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि उमर जिस तरीके से चलना चाहता है, क्या केंद्र पूरा सपोर्ट करेगा उसको, या केंद्र जिस तरीके से चलना चाहता है क्या उमर उस रंग में रंगना चाहता है। ये 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, और ये दोनों एस्पेक्ट जब एक फ्रेम में आएंगे तब जाकर हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि कौन कहां पर खड़े हैं। लेकिन ये वन गो में कहना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है अभी मुश्किल है। अभी शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत में मुझे अभी तक ये लग रहा है कि विन विन पोजीशन है। बीजेपी अपने तरीके से विन विन पोजीशन में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से प्रस्ताव लाकर ये कह रही है कि मेरे जो कोर एजेंडाज हैं उसको मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 370 और 35A पर बार बार विपक्ष सवाल पूछेगा, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर साहब बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत का आगे नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होंगे, किस तरह से ये सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर एक और बताएंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है बिहार से, जहां पर जहरीली शराब का कहर नजर आ रहा है बिहार में, जहां पर जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देखिए बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी वहां पर पिछले कई सालों से है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके चलते वहां पर लोग जो है वो जहरीली शराब से मरते हुए नजर आ रहे हैं। रूपाली, बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें कि सिवान और छपरा के सीमावर्ती इलाके में ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें 40 से ज्यादा लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है ये जहरीली शराब पीने के कारण। तो आप आंकड़ा देख सकते हैं कितना ज्यादा है और कारण क्या है, जहरीली शराब। तो आपको बता दें फिलहाल दर्जनों लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, और अधिकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और फिलहाल जांच भी जो है इस मामले को लेकर की जा रही है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें सिवान और छपरा की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहरीली शराब पीने के कारण 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग जो है अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल रूपाली, सही कहा आपने, और ये तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि बिहार के अंदर जहां पर शराबबंदी है पिछले कुछ सालों से, लेकिन उसके बाद भी वहां पर लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जहरीली शराब को जो है वो बनाया जाता है, उसका उत्पादन होता है, और उसके बाद देखिए किस तरह से मौतें निकलकर सामने आती हैं। बड़े भैया कौन? इस्लामुद्दीन। उनकी हालत क्या? उन्होंने भी शराब पी थी। उनके बाद उनको क्या हुआ? डेथ हो गए। आपको क्या परेशानी हो रही है? हमको दिखाई कम दे रहा है। दिखाई कम दे रहा है? धुआं सा दिखाई। अच्छा, कितने दिन पहले शराब पी थी आपने? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले शराब पी थी। और किसी ने पी थी शराब आपके साथ? 3 आदमी ने पिया। किसने? हम और हमसे थोड़ा बड़ा भाई। हाँ, सबसे छोटे हम। अच्छा, तो ये जो आप मुमताज हो गए
और शमशाद ने भी पिया था और सलामुद्दीन। और इस्लामुद्दीन ने पिया था। चाचा जी पहले बात सुनिएगा, मिला। लेकिन रही बात कि जो लड़का क्वेश्चन किया है कि इससे पहले कोई अगुवाई नहीं करता है, प्रशासन को सूचित नहीं करता है ना कि हमारे क्षेत्र में दारू बिकता है, कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि जो गांव के जनप्रतिनिधि हो या जो भी कोई हो उनके संरक्षण में लोग जी रहा हो शराब माफिया। अभी तो नहीं, शराब माफिया यहाँ तो लोग है ये रिटेलर, ये लोग बेचने वाले हैं ये लोग, लेकिन जो शराब माफिया है जो पहुंचाता है और कब रात में पहुंचाता है तो हम लोग यहाँ जिम्मेवारी है, हम लोग का जिम्मेवारी है कि हम लोग यहाँ देखेंगे ये कौन रात में लेके आता है। वो सब मालूम बा उनका कि कहाँ मिलता, मालूम बा? हाँ वो खुद पी के जाता रहन। अच्छा वो पिया तरह। हाँ और ओकरा बाद रहल बात की पैसा लेत होयन कि कैसे थाना के रिपोर्ट नहीं खन दे थाना कोई आदमी के साथ ही घटना हो चुकल बटे। हाँ कोई आदमी यहाँ मरल बा? 3 आदमी बस टोली में मर चुकल बा अभी तक। 3 आदमी? हाँ अच्छा, और 1-2 आदमी मरे वाला का क्या नाम हटे? एगो के बोतल सिंह, अरविंद सिंह। चले अब चलते बिहार, जहां से जुड़े हैं अमित कुमार इस वक्त। अमित, बिहार की क्या दशा है जहां पर कई लोग इस शराब की जद में आ चुके हैं और मौत हुई है? बिहार में 2016 इस मार्च के आदेश पर पूर्ण नशाबंदी है और शराब बेचने वाले हो या फिर पीने वाले हो तो ये दोनों व्यक्ति जो है, ये दोनों वर्ग जो है सजा याफ्ता होते हैं। और इसको लेकर अभी तक करीब 12.5 लाख लोगों के ऊपर जो है मामले दर्ज किए गए हैं। और अभी अभी की जो खास बात यह है कि 40 के बाद 42 का आंकड़ा पहुंच गया है। दरअसल गोपालगंज में भी पिता और पुत्र की शराब पीने से मौत हो गई है। और ये दोनों पिता पुत्र जो है कल सारण गए थे कुछ खरीदारी को लेकर, और जो है अभी खबर आ रही है कि पिता पुत्र की मौत हो गई है। तो आंकड़ा जो कागजी तौर पर है वो 42 पहुंच गया है। देखिए पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है और जब पूर्ण रूप से यह साबित हो जाता है कि व्यक्ति की मौत शराब पीने से हुई है तो ये आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है। तो मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, लेकिन जो कागजी तौर पर प्रशासनिक तौर पर जो दर्शा गया है तो अभी तक 42 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बिल्कुल अमित, इसी के साथ यहाँ पर बात की जाए पुलिस अधिकारियों की तो उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये बात तो कह दी है कि जहरीली शराब के कारण मौत हुई है, लेकिन जहां से ये शराब सप्लाई हो रही थी उन पर कुछ कार्रवाई की गई है या नहीं? देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल रख दिया आपने कि जो मुख्य जो माफिया है, शराब माफिया है, तो देखिए मैंने जैसे कि पहले बताया कि करीब 12.5 लाख मामले लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं, पुलिस की जद में आए हैं और मामले कई जो है चल भी रहे हैं। लेकिन जो मुख्य माफिया है तो कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष की ओर से जो लगातार तेजस्वी यादव है बिहार में विपक्ष के नेता है तो उनका सीधे तौर पर आरोप है कि बिहार में शराब माफिया पर कार्रवाई नहीं होती है। जो शराब के जो धंधेबाज हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, उनको पकड़ा जाता है जब मौत का सिलसिला शुरू होता है और इस तरह के मामले आते हैं। देखिए बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन मांझी, उन्होंने तो सीधे तौर पर ऐसा आरोप लगाया है कि जो पदाधिकारी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वे घर में आराम से बैठकर शराब पीते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। और जो गरीब गुरबा होते हैं, जो छोटे कद के लोग होते हैं, तो वो शराब की जद में आते हैं और अंततः मौत के शिकार होते हैं। तो देखिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, पूर्ण नशाबंदी है, लेकिन जिस तरह से मौत का सिलसिला सामने आता है, करीब 2016 से बात करें तो सरकार की ओर से करीब 150 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं तो आंकड़े कहीं ज्यादा हैं। ठीक है अमित, इसी के साथ अगर बात की जाए सरकार को लेकर तो फिलहाल वहां पर निर्देश जो दे दिए गए हैं कि तत्काल जो है वो पूरी जांच की जाए, लेकिन अब यहां पर विपक्ष भी सरकार को जमकर घेर रहा है क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। जहरीली शराब के कारण 2 दिन से बिहार में ये आनन फानन में जो हड़कंप है वो मचा हुआ है। किस तरीके से वहां पर तस्वीरें सरकार की और विपक्ष की सामने आ रही है अब एक दूसरे को लेकर? देखिए बिल्कुल बिल्कुल रूपाली, देखिए जो वक्तव्य का दौर होता है, जो बयानबाजी का दौर होता है, तो वो भी कहीं पीछे नहीं छूट रहा है। लोग आगे बढ़ चढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है, देखिए सत्ता पक्ष तो सीधे तौर पर इस बात को रख रहा है कि लोग शराब पीते हैं। और देखिए कुछ दिन पूर्व की बात बताते हैं आपको कि नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जो शराब पिएगा तो वो मरेगा, तो लोग शराब ना पिए। सीधे तौर पर इस तरह का बात रखना भावनात्मक तौर पर जो है कि जो पीते हैं वो जो शराब पिएंगे वो मरेंगे, उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन अभी जो बात सामने आई है तो जिलाधिकारी की ओर से इस बात को रखा गया है
कि अगर जो शराब पीने वाले लोग हैं उनके परिजन अगर इस बात पर सहमत होते हैं, इस बात का संकल्प लेते हैं कि वो शराबबंदी के साथ रहेंगे और शराब का विरोध करेंगे, तो उनको सरकारी तौर पर 4 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। बिहार में शराब बैन भी है, उसके बावजूद भी शराब का कारोबार चल रहा है, खुलेआम लोग शराब पी रहे हैं और उसके बाद खाली ना पी रहे हैं बल्कि उनकी मौतें भी हो रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए मौत का सिलसिला जारी है और अगर कागजी तौर पर से हटकर अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो हजारों लोगों की मौत जो है हो चुकी है। पिछले साल की 2 साल पहले की बात करें तो करीब 73 लोगों की मौत जो है सारण में हुई। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें 73 लोग मौत के गाल में समा गए थे। तो देखिए नेता विपक्ष हो, तेजस्वी यादव हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी हो, सबकी ओर से अपना बयान आ रहा है, सरकार बचाव में खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो क्या कदम होगा सरकार की तरफ से, क्योंकि ये इसी तरह से अगर मौत का आंकड़ा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सरकार के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि जिस राज्य में शराबबंदी कर दी गई है, शराब को बैन कर दिया गया है, वहां पर खुलेआम शराब बन रही है। निश्चित तौर पर देखिए शराब बन रहा है, लोग शराब खरीद रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं। और देखिए एक खास बात यह है कि शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 40 से 42 हो गया है। लेकिन दूसरी ओर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तो अन्य क्षेत्र में पटना का ही माना जाए तो पटना का फतुहा विधानसभा क्षेत्र है या फिर भागलपुर है। आपको रोकना चाहूंगा, फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। बिहार से बड़ी खबर, शराब मामले में जेडीयू विधायक का बयान, गरीब आदमी मरता रहता है। विधायक ने कहा है बिहार से शराब मामले में जेडीयू विधायक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराब मामले पर जेडीयू विधायक का ये बड़ा बयान सामने आया है। बिहार से जहां पर गरीब आदमी मरता रहता है, ये विधायक ने कहा है, इस तरह का बयान दिया है। तो बिल्कुल एक तरफ जहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने जांच के निर्देश दिए, आदेश जारी किए, तो दूसरी तरफ विधायक ये कह रहे हैं कि गरीब इंसान मरता रहता है। तो अब कहीं ना कहीं ये बयान भी 2 अलग अलग तरीकों से सामने आता है कि क्या आखिरकार जिस तरीके से अमित ये बयान सामने आया है कि गरीब आदमी है और मरता रहता है, क्या कुछ लगता है इस विधायक का, जेडीयू के विधायक का क्या कुछ मतलब हो सकता है? बिल्कुल रूपाली, देखिए पूर्व में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा कि और कड़े शब्दों इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रख चुके हैं। हालांकि ये पूर्व की बात है कि जो पिएगा वो मरेगा, तो इस तरह की बातें जब मुख्यमंत्री पूर्व में कह चुके हैं तो उनके विधायक का तो साहस और मनोबल मजबूत होगा, इस तरह की बात रखा जाएगा। लेकिन देखिए इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई कमेटी मीटिंग की है, लोगों को वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिहार के डीजीपी आलोक राज है, उनके तरफ से जो है कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जांच का दौर जारी है। जो मद्य निषेध विभाग के वरीय अधिकारी है वो घटना स्तर पर कैंप कर रहे हैं। जो एसपी स्तर के अधिकारी है, डीआईजी स्तर के अधिकारी है, तो वो घटना पर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं। हर मौके को जो है बारीकी से देखा जा रहा है और छापामारी का दौर जारी है। तो देखिए जब घटना होती है तो लगातार छापामारी का दौर जारी हो जाता है, लोग की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अंततः जो है समय समय पर शराब से मौत के सिलसिले भी देखे जाते हैं। लेकिन इसमें एक और सवाल उठता है कि अभी भी जिस तरीके से ये बयान सामने आया कि गरीब आदमी मरता है, तो आखिरकार उन लोगों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि गरीब आदमी तो पिछले साल भी आंकड़ा सामने आया था मरने का, इस साल भी सामने आ रहा है। तो सरकार क्या कर रही है अगर बिहार में शराब बैन है तो? बिल्कुल रूपाली, देखिए आपने जो सवाल रखा है कि गरीब आदमी मरता है, तो देखिए शराबबंदी को फेलियर करने में प्रशासन के ही तंत्र कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। प्रशासन पूरी तरह से जो स्थानीय थाना स्तर के लोग होते हैं या फिर जो स्थानीय प्रशासन स्तर के लोग होते हैं, तो वो लोग ही जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी को, उसको पूर्ण करने में सरकार के तंत्र ही लगे हुए हैं। और इस बात की जो हमारे सूत्र है वो साफ तौर पर बताते हैं कि पैसे का खेल इसमें बड़ा होता है। देखिए करोड़ों का खेल है, करीब करोड़ों करोड़ का खेल है, 10,000 12,000 या कहें कि 20,000 करोड़ का खेल है पूरे बिहार में शराब को लेकर। एक तरफ शराबबंदी है, दूसरी तरफ कई राज्यों से देखिए ऐसी बात भी सामने आई है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां शराब जहां के मुकाबले बिहार में शराब ज्यादा बिकता है, लोग ज्यादा शराब पीते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। देखिए बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार के अंदर ज्यादा शराब बनती है, ज्यादा शराब बिक रही है और ज्यादा लोग
पीकर इसको मर रहे हैं। यानी प्रशासन की मिलावट शराब की मिलावट में नजर आ रही है और उस मिलावट का नतीजा एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की मौत में तब्दील हो रहा है। एक आम इंसान की भी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि शराब से दूर रहे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा आगे बढ़ते हैं न्यूज रूम लाइव में। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर भी नजर डालेंगे चंडीगढ़ से, जहां पर सैनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है, क्योंकि कल ही ये शपथ ग्रहण हुआ है। बैठक में सभी नवनियुक्त मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र बुलाने पर बैठक में चर्चा होगी और भी तमाम बिंदु इस बैठक में ही चर्चा किए जाएंगे। ये सैनी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज हो रही है और अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी। रूपाल, बिल्कुल, तो इसी के साथ अगर बात की जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री की दूसरी बार नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है और शपथ लेने के बाद बैठक की अध्यक्षता जो है उनके द्वारा की जाएगी। और अगर कल की बात की तो आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और 13 और मंत्री ऐसे थे जिन्होंने कल शपथ ली है। तो अभी फिलहाल अध्यक्षता में एक बैठक जो है उनके द्वारा की जाएगी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बैठकों का सिलसिला जो है वो जारी कर दिया है। तो साफ तौर पर एक्शन मोड में एक बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपको बता दें सोमवार या मंगलवार को विधानसभा का सत्र जो है वो संभव है। और आपको बता दें कि सभी विधायक जो है उन्हें शपथ जो है इसमें दिलाई जाएगी। तो साफ तौर पर दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जहां पर नवनियुक्त मंत्री जो है सभी मौजूद रहेंगे, उन्हें शपथ है वो दिलाई जाएगी और सोमवार या मंगलवार को ये शपथ ग्रहण समारोह उनका हो सकता है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग आज चंडीगढ़ में। एक तरफ से कैबिनेट मीटिंग और दूसरी तरफ से कांग्रेस विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में। कांग्रेस विधायक दल की यह अहम मीटिंग होगी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस ऑफिस में ये बैठक होने वाली है। अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़े नेता इसमें रहेंगे के तौर पर, और क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी इसमें विपक्षी दल का नेता भी चुना जा सकता है। उस पर भी मंथन होगा कि कैसे विपक्ष की जिम्मेदारी हरियाणा के अंदर निभानी है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर है। हालांकि जो हरियाणा के अंदर जिस तरह से परिणाम सामने आए उसने ना सिर्फ हरियाणा को चौंकाया बल्कि पूरे देश को चौंका दिया था। जहां उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन उल्टा पूरी तरह से ये परिणाम साबित हुए। अब जाकर कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका में अगले 5 साल तक नजर आएगी। इसी को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होनी है। बिल्कुल, इसी के साथ ये बैठक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की भी आज विधायक दल की मीटिंग है और एज ऑपोजिशन भी एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो रहता है पार्टीज का। जैसे हरियाणा के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो जब परिणाम सामने आए तो उनकी तरफ से भी, यानी कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ तौर पर बयान सामने आया कि पहले जो है कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी और यही जो है हमें यकीन था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन परिणाम जो है उलट फुलट होते हुए नजर आए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई। तो साफ तौर पर यह मीटिंग का सिलसिला जारी है और अब देखना है कि क्या कुछ इन मीटिंग्स में निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, फिलहाल एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आप नेता को लेकर सत्येंद्र, बल्कि बड़ी खबर महाराष्ट्र, जहां पर मुंबई में बीजेपी का मेगा इवेंट होना है और इसमें जेपी नड्डा और गुजरात ओडिशा के सीएम भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, बीजेपी आज पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। उसके लेकर जो आधिकारिक घोषणा है वो भी चुनाव आयोग की तरफ से हो चुकी है। तारीख तय हो गई है। एक ही चरण के अंदर महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। उसको लेकर फिलहाल बीजेपी एक मेगा इवेंट करने जा रही है। में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है, अपने अपने जो प्रत्याशी होंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन दल हैं वो पूरी तरह से तावन बनाए हुए हैं। पूरी तरह से दोनों सभी दलों के बीच सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जिसे महायुति का नाम भी दिया गया है।
लेकिन देखना होगा कि जब पहली लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में कौन बड़े नाम होंगे, कौन से नए नाम होंगे, कौन से युवा नाम होंगे, महिलाओं के कितने नाम होंगे और उसके बाद क्या माहौल रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। क्या एक बार फिर से अपने ही नेता बीजेपी से नजर होते हुए नजर आएंगे टिकट को लेकर, क्योंकि टिकट बंटवारा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी जो है उनके द्वारा मेगा इवेंट किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीख जो है वो ऐलान हो चुकी है। और आपको बता दें, इसी में भारतीय जनता पार्टी सीईसी ने दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें 110 नाम जो है वो तय किए गए थे। उसमें से 50 से 60 नामों की आज पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। और इसमें आपको बता दें कि ज्यादातर मौजूदा विधायक ही होंगे, ये बात सामने आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए कुछ सीटों की, तो चेहरे जो है वो बदले जा सकते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ हकीम देशमुख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हकीम, बताइएगा, महाराष्ट्र में ये मेगा इवेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का रोड मैप है और रणनीति? ठीक है, बीजेपी अब जिस तरीके से लगातार जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र में रणनीति बनाती नजर आ रही है, जिसमें अगर शिंदे गुट की बात करें या फिर अजित पवार गुट की बात करें, तो दोनों को साथ में लेकर के जो है वो बीजेपी अब रोड पर जो है वो अपनी पूरे तरीके से रणनीति बना रही है। साथ ही साथ विपक्ष की जो रणनीति है उस पर भी नजरें बनाए हुए है कि वो किस तरीके से अपनी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। बीजेपी का पूरे तरीके से लक्ष्य है कि महाराष्ट्र के चुनाव में किसी भी तरीके से जीत हासिल करना है। सहयोगी दलों को मिलकर के वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और इसी को लेकर के जो है कहीं न कहीं 158 सीट पर बीजेपी के साथ बीजेपी की जो है सीटों की सहमति बन गई है। साथ ही साथ सीटें एकनाथ शिंदे गुट को जाने की सहमति बची है। 50 सीटें जो है वो अजित पवार की एनसीपी को जाने की जो सहमति तीनों में बन गई है। आने वाले समय में ये तीनों भी जो है दल अपने अपने तरीके से पूरी ताकत लगा करके महाराष्ट्र में लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और पूरे तरीके से महाविकास आघाड़ी को जो है वो टक्कर देने की तैयारी में है। बिल्कुल हकीम, इसी के साथ अगर पार्टीज की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना जो है खास तौर पर एक मकसद जो है पार्टीज का बना रहता है। लेकिन इसी में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि मौजूदा विधायकों के नाम जो है वो सामने आएंगे, लेकिन कुछ एक नाम जो है वो बदले भी जाएंगे। तो क्या कुछ लगता है वो सहमति जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में जिस तरीके से तालमेल जो है हिलता डुलता नजर आया था, विधायक जो है नाराज होते हुए नाम नजर आए थे जब उनका नाम बतौर उम्मीदवार सामने नहीं आया था। तो क्या कुछ लगता है अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में किस तरीके से नामों का ऐलान करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा पैटर्न जो है वो महाराष्ट्र में लगाने की पूरी तरीके से तैयारी की है। जिन विधायकों के या जिन नेताओं के मंत्रियों के जो सीटिंग है उनके काम अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में अच्छे नहीं है, उनको हटाने का काम बीजेपी करेगी और उनकी जगह पर जो है वो दूसरे कैंडिडेट को वहां पर खड़ा करने के काम करेगी। क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में किसी भी तरीके का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जहां पर लोग कैंडिडेट से नाराज है वहां के कैंडिडेट बदल दिए जाएंगे और ये इस तरीके से जो है वो पूरे तरीके से तैयारियां बीजेपी के खेमे में हो गई है। अगर बात करें कि बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, वो चुनाव समिति ने 110 सीटों के बीजेपी के कैंडिडेट। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम, ये जानकारी साझा करने के लिए। हकीम देशमुख मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। खासतौर पर हरियाणा में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का जो उत्साह है वो डबल नजर आ रहा है। तो फिलहाल एक और बड़ी खबर है बहराइच से, जहां पर आरोपियों का मेडिकल कराया गया है और मेडिकल के बाद कोर्ट में उन्हें पुलिस लेकर गई है। आपको बता दें, आरोपियों को वहां पर इस वक्त जो है वो उन पर कड़ी नकेल कसी गई है। बहराइच में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी बैन कर दिया गया है, यानी जो बाहर के जिलों के लोग हैं उनको वहां पर बैन कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। क्योंकि जिस तरह से बहराइच के अंदर हिंसा हुई थी, इस हिंसा ने कड़ा रुख लिया और इसमें कई सारे लोग इसकी जद में आ चुके थे। हालांकि अभी तक पुलिस और प्रशासन ने पूरी कार्रवाई करते हुए कई सारे लोगों पर केस दर्ज किया है, कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन जिस तरह से लखनऊ से इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है और लखनऊ से ही इस मामले को कंट्रोल किया जा रहा है, अभी फिलहाल आरोपियों का मेडिकल करवाया गया है और उन्हें कोर्ट भी
पुलिस द्वारा लिया गया है। बिल्कुल, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बहराइच की अगर बात की जाए तो वहां पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन भी सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आगजनी की घटनाएं वहां पर ये देखने को मिला कि लोग जो है गुस्साए हुए थे, गाड़ियां जो है वो तोड़ रहे थे, तोड़ फोड़ करके जो है काफी ज्यादा वहां पर हल्ला गुल्ला मचा हुआ था और तस्वीरें सामने थी कि किस तरीके से बहराइच का माहौल जो है बिगड़ता हुआ नजर आया था। जिसके बाद बता दें आपको, पुलिस ने अभी तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 100 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया कर दिया है। बिल्कुल, और ये बड़ा ही गंभीर मामला है बहराइच का, जहां पर हिंसा जो है वो लगातार बढ़ रही है और ये एक बहुत बड़ा चिंताजनक विषय खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। अजय, अभी क्या वहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है बहराइच में और किस तरह से पुलिस काम कर रही है? आज जुमे का दिन है, पूरी तरीके से बहराइच में अलर्ट है। सभी चौक चौराहों पर फोर्स तैनात कर दी गई है और जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनको बहराइच में पानी टंकी के पास जजेस कॉलोनी में पीजीएम के आवास पर उन्हें पेश किया गया है। इसके बाद उन्हें रिमांड पर लेकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो इस तरीके से बहराइच में चारों ओर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। जिन इलाकों में बवाल हुआ था वहां पर फोर्स डिप्यूट कर दी गई है। पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती कर दी गई है। स्थितियां काफी नियंत्रण में है, लोग आ जा रहे हैं, हर तरीके की यहाँ पर सुविधा है, ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन ये भी सूचना मिल रही है कि आरोपियों ने गोलीबारी की, उनके घरों को नापा जा रहा है, आपातकाल के दायरे को भी देखा जा रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि इनके घरों पर बुलडोजर भी चलाए जाए। तो निश्चित तौर से इस समय जजेस कॉलोनी पर काफी भीड़ लगी हुई है। तमाम यहाँ पर ऑफिसर्स और यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, क्योंकि उन्हें जिन आरोपियों को इसके घर पर पेश किया गया है सीपीएम महोदय के आवास पर, यहीं से फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, इसी के साथ अजय अगर बात की जाए इस वक्त बहराइच की तो माहौल जो है काफी ज्यादा संजीदा बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों से लेकर बड़े ऊपर आला अधिकारी शासन की अगर बात की जाए सब सतर्क है। वहां के लोगों में अभी किस तरीके का माहौल है, क्योंकि ये देखने को मिला कि लोगों के आक्रोश ने बहराइच की तस्वीर बदल दी थी। हाँ, निश्चित तौर से आक्रोश बहुत रहा है, लेकिन बहराइच का इस समय हम लोग बहराइच के शहर में तो बहराइच की सिटी इलाके में यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था शांतिपूर्ण है। सारी बाजार खुली हुई है, चार चौराहों पर फोर्स तैनात है, लोग अपने अपने घरों से निकलकर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बहराइच शहर के अंदर हालात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाराजगंज इलाके में और जो मृतक के गाँव में वहां पर स्थितियां थोड़ी सी जरूर रही है, तनावपूर्ण जैसी है। लेकिन इतनी ज्यादा फोर्स लगा दी गई है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इन सब चीजों को लेकर बहराइच में हालात सामान्य और जो बड़े प्रदेश के ऑफिसर आए थे वो भी यहाँ से वापस हो गए, चाहे वो अमिताभ यस हो रहे हो, चाहे वो एडीजी जोन गोरखपुर रहे हो या डीआईजी कमिश्नर रहे हो, सभी यहाँ से वापस हो गए, क्योंकि बहराइच जिले में स्थितियां इस समय नियंत्रित है। अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ है, तो सारी चीजें जो निकल के आ रही है वो कार्रवाइयों को लेकर। तो लेकिन अजय, उत्तर प्रदेश में राजनीति और दंगों का पुराना एक रिश्ता रहा है और उस रिश्ते के बीच लोग पिसते हैं, आम लोग पिसते हैं, सामान्य जीवन जीने वाले लोग पिसते हैं। इसमें भी विपक्ष कह रहा है कि यह राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है। तो क्या इस पर कोई अभी तक जांच पड़ताल हुई है? आखिर क्यों राजनीति के आड़ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने की स्थितियां हैं और अब इसी को लेकर विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया भी कह चुके हैं कि जो इनकाउंटर हुआ ये फेक इनकाउंटर है। लेकिन क्योंकि सरकार है और सरकार के विपक्ष के लोग जाहिर सी बात है सवाल खड़े करेंगे। और इसके साथ साथ जो बहराइच में जो पीड़ित पक्ष है उसकी पत्नी ने भी इस बात के वीडियो वायरल किए हैं। ठीक है अजय, हमें सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दक्षिण कश्मीर के शोपियां से गैर राज्य मजदूर का शव बरामद हुआ है। दक्षिण कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, मजदूर का गोलियों से छलनी शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान बिहार के अशोक चौहान के रूप में हुई है। देखिए एक बार फिर से एक बाहरी राज्य का जो व्यक्ति है उसकी मौत का मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, लेकिन यह बड़ा मामला दक्षिण कश्मीर से अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर से ये इस तरह का मामला सामने आया है, जहां पर मजदूर का गोलियों से छलनी शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान बिहार के अशोक चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब जांच पड़ताल होगी, इसमें पूरा ये पता लगेगा कि आखिर किस तरह से इसकी हत्या हुई है, इन लोगों ने इसको मारा है। इरशाद शाह संवाददाता शोपियां से हमारे साथ इस वक्त जानकारी देंगे। इरशाद, ये पूरा मामला जरा संक्षेप में बताइएगा।
देखिए, अगर हम बात करें जड़बाड़ी के हवाले से, जैनापोरा का एरिया जो कि शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, वहां से एक जो है गरनाल जड़बाड़ी पाई गई है और उसके बाद जो है उसपे ये बताया जा रहा है कि 3 जो है ब्लड के जो है शरीर पे दागे गए हैं, इस वजह से इसका जो है मौत सामने आया। मैं आपको बता दूं, फिलहाल इलाके में बिल्कुल इस वक्त जो है फोर्स लगे हुए हैं और हर आने जाने वाले से अपना उनका शिनाख्ती कार्ड वो चेक किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वो इसी इलाके में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल जो है छानबीन जारी है। अभी जो है कुछ देर में बाद जो है पता चलेगा कि वो वाकई जो है इसमें जो है गोली चलाई गई और कुछ मामला है। जी, तो क्या ये इसको भी टारगेट किलिंग की श्रेणी में रखा जा सकता है? क्या ये टारगेट किलिंग है या अभी तक कोई प्रारंभिक जांच में पता लग पाए? देखिए, फिलहाल जो है पुलिस की जानिब से कोई भी प्रेस नोट नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से जिस तरीके से ये डेड बॉडी जो है पुलिस ने रिकवर किया, उस हिसाब से तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो टारगेट किलिंग की हो सकता है। मगर जहाँ पर ये डेड बॉडी पाई गई है वो बिल्कुल शोपियान और बेजबियारा का जो है बॉर्डर, वहाँ पे जो है डेड बॉडी को जो है पुलिस ने रिकवर किया है। तो अभी तक पुलिस ने क्या जांच की है और कैसे इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, जहां पर सरकार कह रही है कि वहां पर अब कश्मीर हालात स्थिर हैं, शांत हैं, अब इस तरह के मामले नहीं होंगे, लेकिन सरकार ठीक कुछ दिनों के बाद ऐसा मामला है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से मैंने पहले बताया कि जिस हिसाब से इसके बॉडी पे जो है 3 राउंड फायर जो है वो दागे गए, उस हिसाब से साफ तौर से पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जो है ये बिल्कुल ये जो है टारगेटिंग किलिंग का ही सिलसिला हो सकता है। मगर अभी तक हमारे पास पुलिस अफसर की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। अभी जो है छानबीन लगातार जारी है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, ये तमाम जानकारी के लिए। इरशाद इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि ये गैर राज्य का व्यक्ति है जो बिहार का है, जिसकी पहचान बिहार के रूप में हुई है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर क्या टारगेट किलिंग एक बार फिर से आतंकवाद इस तरह से कर रहा है और ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम अभी भी कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय हैं और आने वाले समय के लिए इस तरह से घटनाएं फिर से होंगी। आज के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।